आज के इस सत्र में हम सामाजिक प्रक्रियाओं को समझेंगे। सामाजिक प्रक्रियाएं साधारणतः ये समझा जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा समाज के ढांचे का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों का अध्ययन है। वास्तव में समाज का निर्माण जिन सामाजिक संबंधों से होता है वह किसी न किसी अंतःक्रिया का ही परिणाम होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कुछ व्यक्ति अपनी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, तब इसी के फलस्वरूप उनके बीच विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित होने लगते हैं। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि आपसी संपर्क तथा अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप समाज में स्थापित होने वाले संबंधों के विभिन्न रूपों को ही हम सामाजिक क्रियाएं कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस प्रक्रिया। सामाजिक का अभिप्राय सामाजिक संबंधों से है और प्रक्रिया का अभिप्राय निरंतर होने वाले परिवर्तन से है। सामाजिक प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर और पेज ने लिखा था, एक प्रक्रिया का अभिप्राय उस निरंतर परिवर्तन से है जो किसी अवस्था में पहले से अंतर्निहित शक्तियों की क्रियाशीलता के द्वारा निश्चित ढंग से होती है। A.W. ग्रीन के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया वह महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे समाज अथवा सामाजिक संबंधों की बदलती हुई प्रकृति को समझा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि एक विशेष सामाजिक संरचना से संबंधित समूहों में व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का कोई निश्चित रूप नहीं होता। एक तरफ समूह में मिलकर रहने की इच्छा शक्ति हमें दूसरों से सहयोग, समझौते अथवा समायोजन की प्रेरणा देती है, तो दूसरी ओर अपने अधिक से अधिक हितों को पूरा करने के लिए हम कुछ व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने के लिए भी तैयार रहते हैं। किसी पक्ष से हमारी असहमति या विरोध इस सीमा तक बढ़ जाता है कि हम उससे संघर्ष करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं से जिन विशेष प्रकार के संबंधों की स्थापना होती है उन्हीं को हम सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इस अर्थ में सामाजिक प्रक्रिया का रूप परिवर्तनशील होता है। इसका मतलब यह है कि एक समय पर हम जिस व्यक्ति से सहयोग या समायोजन करते हैं, दूसरे समय पर उसी व्यक्ति से हमारे संबंध प्रतिस्पर्धा अथवा संघर्ष के हो सकते हैं। इस प्रकार समाज की परिवर्तनशील प्रकृति को सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर ही समझा जा सकता है। सामाजिक प्रक्रियाओं के स्वरूप। सभी सामाजिक प्रक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, सहयोगी प्रक्रियाएं तथा असहयोगी प्रक्रियाएं। सहयोगी प्रक्रिया को हम सहकारी प्रक्रिया, संगठनकारी प्रक्रिया तथा सकारात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। इसी तरह से असहयोगी प्रक्रियाओं को हम पृथकतावादी प्रक्रियाएं, विभाजक प्रक्रियाएं तथा नकारात्मक प्रक्रियाएं भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए सहयोग, समायोजन, एकीकरण आदि सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष ऐसे संबंध हैं जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करते हैं, अतः इन्हें असहयोगी प्रक्रियाएं कहा जाता है। आइए अब इन सामाजिक प्रक्रियाओं को सिलसिलेवार समझते हैं। सहयोग यानी कोऑपरेशन। सहयोग वो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जो एक समूह में व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधती है और समाज को संगठित करती है। मनुष्य की मानसिक विशेषताओं और विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें
ही उसे दूसरों से सहयोग करने की प्रेरणा देती हैं। विभिन्न समाजों का रूप जब बहुत सरल था, तब सहयोग की प्रक्रिया केवल परिवार, पड़ोस, नातेदारी और गांव ही में दिखाई देती थी। आज जैसे जैसे हमारा सामाजिक जीवन जटिल होता जा रहा है, सहयोग का ये रूप कृषि, व्यापार, उत्पादन प्रणाली, राजनीति तथा बहुत से दूसरे संगठनों से संबंधित हो गया है। इसका अर्थ है कि सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बहुत से लोग मिलजुल कर अथवा एक दूसरे को सहायता देकर कुछ सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ग्रीन ने कहा है कि सहयोग को दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करने अथवा सामान्य रूप से इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर और सामूहिक प्रयास है। इससे स्पष्ट होता है कि सहयोग व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी, लेकिन सहयोग का उद्देश्य किसी सामान्य लक्ष्य को पाने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होता है। इस प्रकार सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सहयोग का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मिलजुल कर कार्य करने अथवा सहयोग के आधार पर कार्य करने पर पर्याप्त बल दिया जाता है। सहयोग की प्रक्रिया बहुत विस्तृत तथा व्यापक है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, पति पत्नी आपस में सहयोग करते हैं, जो समाज में परिवार निर्माण का आधार है। पारिवारिक कार्यों में बच्चे बड़ों का हाथ बटाते हैं, व्यक्तियों का एक दूसरे के सुख दुख में काम आना आदि सहयोग के उदाहरण हैं। सहयोग के स्वरूप यानी फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन। समाजशास्त्री ग्रीन के अनुसार समाज में सहयोग 3 रूपों में नजर आता है। नंबर 1, प्राथमिक सहयोग। ये सहयोग प्राथमिक समूहों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। परिवार, मित्र आदि समूह में इस प्रकार का सहयोग देखने को मिलता है। नंबर 2, द्वितीयक सहयोग, सेकेंडरी कोऑपरेशन। ये सहयोग दिखावटी और विशेषीकृत होता है, जिसमें सहयोग के द्वारा व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने का अधिक प्रयास करता है। एक राजनीतिक दल में पाया जाने वाला सहयोग, मिल मालिकों और मजदूरों का आपसी सहयोग, विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच पाया जाने वाला सहयोग, इस तरह के सहयोग के उदाहरण हैं। नंबर 3, तृतीयक सहयोग। इस प्रकार का सहयोग किसी संघर्ष से बचने के लिए एक अस्थायी समायोजन के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे अवसरवादी सहयोग भी कहा जाता है। विभिन्न संप्रदायों के बीच का सहयोग अथवा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना आदि तृतीयक सहयोग के उदाहरण हैं। मैकाइवर और पेज ने भी सहयोग के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है। नंबर 1, प्रत्यक्ष सहयोग यानी डायरेक्ट कोऑपरेशन। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर समान कार्य करने को प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। यह सहयोग आमने सामने का होता है। एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ना, एक साथ बाजार जाना आदि प्रत्यक्ष सहयोग के ही उदाहरण हैं। नंबर 2 है प्रत्यक्ष सहयोग, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। जब विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य करते हुए समान उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, श्रम विभाजन पर आधारित कार्य
अप्रत्यक्ष सहयोग ही है। आधुनिक समाजों में प्रत्यक्ष सहयोग की तुलना में अप्रत्यक्ष सहयोग अधिक देखने को मिलता है। सहयोग और श्रम विभाजन यानी कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। किसी भी प्रकार के श्रम विभाजन में सहयोग का होना प्रथम आवश्यक तत्व है, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है, जबकि उसे कई अन्य प्रकार की सेवाओं और वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ सहयोग करने को बाध्य करती है। उदाहरण के लिए, श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण हो सकता है कि एक जूते बनाने वाला साइकिल बनाने का काम और साइकिल बनाने वाला जूते बनाने का काम नहीं कर सकता। दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर आधारित होते हैं। श्रम विभाजन में एक और तो व्यक्तियों और समूहों को अनेक प्रकार से विभाजित कर दिया है, परंतु दूसरी ओर उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उसी श्रम विभाजन ने उनको एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर और एक दूसरे से संबंधित भी कर दिया है। दुर्खीम का कथन है कि आदिकालीन समाज यांत्रिक एकता में बंधा हुआ था, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ इस यांत्रिक एकता का रूप बदलकर आधुनिक समाजों में सावयवी एकता के रूप में स्पष्ट हो गया। सावयवी एकता के समान आधुनिक युग में सामाजिक श्रम विभाजन और विशेषीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति का विशेष प्रकार का कार्य व्यक्तित्व तथा अनुभव है, परंतु अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अन्य व्यक्तियों से सहयोग लेना पड़ता है और समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। कार्ल मार्क्स का कथन है कि मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए भोजन, कपड़ा, मकान आदि भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह उत्पादन करता है और उत्पादन करने के लिए उसे उत्पादन के उपकरणों या साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के ये उपकरण जिनके द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, मनुष्य जो कि उत्पादन के उपकरणों का प्रयोग करता है और उससे भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा उत्पादन अनुभव व श्रम कौशल के ये सब तत्व एक साथ मिलकर एक समाज की उत्पादन शक्ति को बनाते हैं। उत्पादक शक्ति उत्पादन प्रणाली का केवल एक पक्ष है। उत्पादन प्रणाली का दूसरा पक्ष मनुष्यों का उत्पादन संबंध। मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करता है और भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में प्रकृति को काम में लाता है, परंतु ये सब काम मनुष्य अकेले या अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि सब मिलकर समूह के रूप में, समाज के रूप में करते हैं। अतः उत्पादन प्रत्येक समय में और प्रत्येक परिस्थिति में सामाजिक उत्पादन होता है। सामाजिक उत्पादन के सिलसिले में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर लेता है और सामाजिक उत्पादन के कार्य में सहयोग करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक समाजों में सहयोग और श्रम विभाजन का आपस में गहरा संबंध है। दूसरे शब्दों में, एक दूसरे के सहयोग के बिना मानवीय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्यारे बच्चों, सहयोग और श्रम विभाजन की चर्चा पर ही हमारा आज का ये सत्र पूरा होता है।